ओके तो भाई बहुत सारा धांसू वाला ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आया है, तो बस हम लोग भाई सीधे अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिया रिप्ली के बारे में। तो भाई फाइनली रिया रिप्ली का ऑपरेशन हो चुका, आप लोग देख सकते हैं। ऑपरेशन के बाद रिया रिप्ली किस तरीके से भाई बैसाखी के सहारे से चल रही है। और मतलब रिया रिप्ली का भाई एक हफ्ता पहले का क्या कमाल का बॉडी फिजिक था, सिर्फ एक हफ्ता के अंदर उनका पूरा बॉडी फिजिक ही ढल गया। भाई मेरे को नहीं लगता कि रिया रिप्ली भाई 4-5 महीना के अंदर WWE कंपनी में वापस आएगी। देखो भाई एग्जैक्टली वो कम वापस आती है। क्या बात करते हैं हम लोग रॉक के बारे में। तो भाई रॉक की बेटी जो एवा है ना, आप लोग एवा का फोटो देख अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ। अगर आपको नहीं पता तो रॉक की बेटी एवा है जो कि NXT के जनरल मैनेजर के तौर पर रही थी, वो बेसिकली लेस्बियन है, तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो हर जगह घूमती है। आप लोग यहाँ पर तस्वीर भी देख सकते हैं, रॉक है, उनके बगल में उनकी बेटी है और उनके बगल में उनकी बेटी की गर्लफ्रेंड है। तो मतलब अमेरिका के अंदर भाई कुछ भी होता है। बात करते हैं हम लोग जेफ कॉफ के बारे में, जिनको WWE कंपनी के अंदर आपने टामा लोंगा के नाम से, पता नहीं भाई क्या नाम था इनका WWE कंपनी के अंदर, मैं भूल गया। जेफ कॉफ के बारे में अगर आपको नहीं पता तो एक बार फिर से भाई जापान रेसलिंग को ज्वाइन कर लें। आपको जापान रेसलिंग के अंदर एक बार फिर से आपको देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ अगर आपको नहीं पता तो जेफ कॉफ वो सुपरस्टार थे जिनको WWE वाले 3-3 बार साइन करने के लिए बोली थी। जेफ कॉफ भाई 3-3 बार साइन करने से मना कर दिया। मैंने इसको ऊपर शॉर्ट्स वीडियो बनाया था। पहला बार जेफ कॉफ ने मना किया था क्योंकि उनको उस शहर में नहीं जाना था जहां WWE वाले उनको बुला रही थी। दूसरा बार जेफ कॉफ ने मना किया था क्योंकि उनको जापान रेसलिंग से अच्छा डील मिल गया था। तीसरा बार जेफ कॉफ ने मना किया था क्योंकि WWE कंपनी के हायर अप उनसे बात करने नहीं आए थे। फिर चौथा बार जब ट्रिपल एच आते हैं जेफ कॉफ को साइन करते हैं, वो अलग बात है। जेफ कॉफ को 1 साल के अंदर WWE कंपनी से वापस से निकाल दिया जाता है। तो ये जेफ कॉफ का एक छोटा सा भाई स्टोरी था। वैसे क्या बात करते हैं स्कॉट स्टाइनर के बारे में। तो भाई स्कॉट स्टाइनर का जो बेटा है वो शायद से WWE कंपनी में आ सकता है और अभी करंट है वो फुटबॉल वगैरह खेल रहा है। उसका फुटबॉल गेम का आप लोग फोटो भी देख सकते हो। फुटबॉल और WWE कंपनी का बहुत ज्यादा नजदीकियां हैं। जैसे गोल्डबर्ग रेसलिंग से पहले भाई फुटबॉल खेला करते थे, ब्रॉन ब्रेकर रेसलिंग से पहले फुटबॉल खेला करते थे, रोमन रेंज रेसलिंग से पहले फुटबॉल खेला करते थे, बैटिस्टा भी खेला करते थे। इनफैक्ट भाई ब्रॉक लेसनर तो रेसलर बनने के बाद चले गए थे फुटबॉलर बनने के लिए। तो अमेरिका के अंदर भाई फुटबॉल का भी बहुत अच्छा क्रेज है, फुटबॉल और रेसलिंग का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट है। अभी फिलहाल भाई स्कॉट स्टाइनर का जो बेटा है अभी करंट है फुटबॉल वगैरह खेल रहा है और WWE कंपनी में आपको 1 से 2 या फिर 3-4 साल के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो भाई रोमन रेंज के पूरा उला फाला माला का मैं आपको स्टोरी बताया था, आप लोग इनफैक्ट यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। रेड वाला जो उला फाला माला रहता है चीप रहता, उसके बाद सेकंड जो जेका फाटू वो एज ए प्रोटेक्टर रहता जिसके पास ब्राउन वाला उला फाला माला रहता है। जेउसो जिमुसो के पास जो ब्लैक उला फाला माला है वो कैप्टन के पोजीशन पर है, उससे नीचे वाला पोजीशन है। बाकी अगर आप रोमन रेंज का जूता गला में पहन ले तो अब सुला फाला बन गया, तो इसका भाई कोई मतलब नहीं हो ऐसा, ठीक है। बाकी एले नाइट भाई एक बार उला लाफा वगैरह कुछ पहन कर आ गया था तो उसका भी कोई सीन नहीं बैठता। मेन 3 है भाई, एक ब्लैक है, एक ब्राउन है और एक रेड है। वैसे वाकई बात करते हैं हम लोग सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रॉलिंस का आप लोग तस्वीर देखो 2024 और 23 और 2026 का, लिटरली भाई उनके बॉडी फिजिक में कोई चेंज आया ही नहीं। मेरे ख्याल से मैं सेथ रॉलिंस के बारे में सही बताऊं ना तो मेरे ख्याल से 5-6 साल सेथ रॉलिंस भाई अभी कमाल का भी रेसलिंग कर सकते हैं, 5-6 साल आराम से रेसलिंग कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं हम लोग जिला फाटू के बारे में। तो भाई जिला फाटू उमागा का बेसिकली अपने फादर उमागा का बेसिकली भाई वो गला के अंदर वो पूरा मास्क वाला वो पूरा लॉकेट पहन कर आए थे। साथ ही साथ भाई जिला फाटू 90s के रॉक वाला जो पूरा होलिया बना कर आए थे NXT के ऊपर, उन्होंने खुद से इस बात को कंफर्म किया स्टोरी के ऊपर कि उन्हीं का प्लान और बेसिकली एक तरीके से रॉक को और अपने पूरे समोहन फैमिली को ट्रिब्यूट देना चाहते थे, इसलिए रॉक वाला पूरा गेयर पहन कर आए। और शायद से इसका एक और रीजन ये भी हो सकता है कि ऐसे मतलब जिला फाटू को थोड़ा ज्यादा और अट्रैक्शन मिले। सर्वाइवल सीरीज वार गेम का एक और पोस्टर निकल कर सामने है जहां जिला फाटू रोमन रेंज के टीम को ज्वाइन करेंगे। तो देखो भाई एक सोलो सिको का टीम होने वाला, एक रोमन रेंज का टीम होने वाला, ये चीज कंफर्म है। रोमन रेंज के टीम में उसो जो जेका फाटू होने वाला, ये चीज भी कंफर्म है। सोलो सिको के टीम में एले नाइट होने वाला और सोलो सिको होने वाला, ये चीज भी कंफर्म है। बाकी भाई आप कौन कौन से मेंबर ज्वाइन होते हैं सोलो सिको के टीम में ये आपको देखना होगा, पर मेरे ख्याल से इस बार का सर्वाइवल सीरीज भी बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। वाकई बात करते हैं स्मैकडाउन के फेयरशिप के बारे में। तो भाई 1-2 हफ्ता स्मैकडाउन का फेयरशिप ठीक ठाक चला, फिर से भाई लुढ़क चुका है। 2.47 मिलियन स्मैकडाउन का फेयरशिप आया और भैया स्मैकडाउन से मेरे को कोई उम्मीद नहीं, WWE वाले 1-2 स्टोरी लाइन चला रही, पर मेरे ख्याल से मेरे को भाई बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। बात करते हैं हम लोग केविन ओवेंस के बारे में। तो भाई केविन ओवेंस का इसी हफ्ता स्मैकडाउन के ऊपर टाइटल मैच होने वाला है बेसिकली, क्योंकि केविन ओवेंस ने भाई इस बात को कंफर्म किया कि स्मैकडाउन के ऊपर वो अपने पूरे फैमिली को बुलाने वाले हैं। देखो भाई इस वीक के स्मैकडाउन के ऊपर आपको केविन ओवेंस और CM पंक का मैच अगर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूं तो आपको शायद से केविन ओवेंस का पूरा फैमिली वहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं हम लोग रेसलमेनिया 42 के बारे में। तो भाई अब जाकर रेसलमेनिया 42 के अंदर कितने ऑडियंस आया था वो सारा लिस्ट आया और उसका कंपैरिजन भी पिछले साल से किया गया है। रेसलमेनिया 42 के अंदर टोटल जो ऑडियंस आया था, सेकंड नाइट को ओवर 50,000 आया था और फर्स्ट नाइट को ओवर 47,000 आया था। टोटल जो ऑडियंस था 97,000 था। और इसी से अगर हम लोग पिछले साल से अगर कंपैरिजन करें तो पिछले साल 1,18,000 ऑडियंस टोटल आया था। तो इसमें कोई भी शॉकिंग चीज नहीं है भाई, चाहे रेसलमेनिया हो चाहे समर स्लैम हो, WWE कंपनी का ऑडियंस अब धीरे धीरे बहुत तेजी से गिर रहा है। बात करते हम लोग एज के बारे में। तो भाई एज के बारे में इंटरव्यू के अंदर कल मैंने आपको बहुत सारा बात बताया था एज के बारे में, किस तरीके से WWE
कंपनी में आना चाहते थे, मतलब एज अगर चाहते तो आ सकते थे, जॉन सीना के साथ आखिरी मैच रिजल कर सकते थे। बाकी भाई एज के इंटरव्यू का कुछ और बात बताओ तो भाई एज ने इस बात को कंफर्म किया कि वो अगर रिटायर होंगे तो AEW कंपनी के अंदर ही परमानेंटली वो रिटायर होने वाले, रेसलिंग से WWE कंपनी में वापस से नहीं जाने वाले। और मेरे ख्याल से WWE कंपनी में अब आने का एज का कोई सीन नहीं बैठता। वैसे भाई जिला फाटू ने इस वाले रॉक का फोटो का एग्जैक्टली इंस्टाग्राम को ऊपर डाला था, आप लोग देख सकते हैं। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग रिकोसे के बारे में। तो भाई रिकोसे ने भाई पॉल हेमन के ऊपर शॉट ले लिया है, क्योंकि भाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर सेगमेंट था जहां पॉल हेमन से ये पूछा जाता है कि मतलब पॉल हेमन से ये बोला जाता है कि WWE कंपनी का फ्यूचर कौन है। यहाँ पर ओआ फेमी कहती कि मैं WWE कंपनी का फ्यूचर हूँ, ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं मैं WWE कंपनी का फ्यूचर हूँ। तो इसको लेकर भाई रिकोसे ने अपना ट्वीट किया है। रिकोसे ने बोला कि भैया WWE कंपनी का जो फ्यूचर है वो ना ही ब्रॉन ब्रेकर है ना ही ओआ फेमी, WWE कंपनी का फ्यूचर शेयर होल्डर है, मतलब जो बंदा WWE कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। क्योंकि मेरे ख्याल से भाई, और मेरे ख्याल से ये भी बहुत अच्छा जवाब है, क्योंकि भाई WWE कंपनी का शेयर होल्डर सबसे ज्यादा पैसा छाप रहा है, उनको तो भाई WWE कंपनी से सिर्फ पैसा चाहिए लिटरली। मतलब आज करंट हालत बहुत अलग है। अगर आपको नहीं पता तो TKO का UFC कंपनी ज्यादा बड़ा कंपनी है, पर फिर UFC कंपनी से ज्यादा WWE कंपनी पैसा कमा रहा है, क्योंकि WWE कंपनी का आत्मा निचोड़ा जा रहा है। WWE कंपनी का टिकट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वैसे वाकई आगे बात करते हैं हम लोग जोर्डेनी ग्रेस के बारे में। भाई क्या ही कमाल का जोर्डेनी ग्रेस ने भाई बॉडी फिजिक बना लिया। अब देखते हैं भाई, ये रिसेंट टाइम में इंजर्ड थी, अगर आपको नहीं पता तो देखते हैं भाई ये कब बेसिकली वापस आती है। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग CM पंक के बारे में, जो कि अपनी वाइफ के साथ घूम रहे हैं। वाइफ का भी इनका 6 पैक आ चुका है, और पता नहीं भाई इनकी वाइफ कब आएगी। मेरे ख्याल से अगले साल आपको फिर से देखने को मिल सकती है। देखो ये इस साल रेसलमेनिया में देखने को मिली थी, मेरे को लगता था कि भाई शायद से समर स्लैम में आएगी, पर ये नहीं आए तो अगले साल रेसलमेनिया फिर से देखने को मिलेगी। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग ब्लैक मोरे के बारे में। तो भाई ब्लैक मोरे ने रिसेंट टाइम में हार्डीज बॉयज का तारीफ किया। ब्लैक मोरे बताया कि तो मेरे बचपन के हीरो थे, मतलब भाई बहुत सारे लोगों का बचपन का हीरो जेफ हार्डी, मैट हार्डी था, क्योंकि भाई ये अपने टाइम के बहुत बड़े वाले हीरो थे। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग जेवॉन के बारे में। तो भाई जेवॉन ने रिसेंट टाइम इस बात को कंफर्म किया कि उनका 2 नाम उनको दिया गया था, जेवॉन इवांस और जेवॉन पोर्टर पता नहीं कौन सा नाम था। तो मेरे ख्याल से भाई अभी करंट टाइम इनका जेवॉन इवांस इनका नाम शायद। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग पॉल वेन के बारे में। तो भाई पॉल वेन बताते कि पॉल वेन जब विंस मैकमैन के पास गए थे कि रोमन रेंस के कैरेक्टर में हिल टर्न करना होगा, रोमन रेंस के कैरेक्टर को बेहतर करना होगा, उनको ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर देना चाहिए। तो विंस मैकमैन उस बात को नहीं मानते, पर पॉल वेन फिर यहाँ पर अंडरटेकर का अमेरिकन बैडास वाला कैरेक्टर को पॉल वेन बताते हैं। जिस तरीके से अंडरटेकर का डेडमैन कैरेक्टर जब बर्बाद हो रहा था, अमेरिकन बैडास कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें अंडरटेकर का, तब जाकर बहुत अच्छा वो काम किया था। तो उसी एग्जांपल को देखते हुए विंस मैकमैन इंप्रेस होते हैं, विंस मैकमैन फिर परमिशन देते हैं कि रोमन रेंस का हिल टर्न कर लो, फिर रोमन रेंस का फ्यूचर आप लोग सारे लोग को भाई पता है। बात करते हम लोग एज के बारे में। तो भाई एज ने भाई रोमन रेंस को अप्रिशिएट किया। एज ने खुद इस बात को बोला कि रोमन रेंस कोई भी ओवररेटेड बंदा नहीं, मैं इसके साथ काम किया हूँ, भाई ये बंदा बहुत ज्यादा सही बंदा है। क्या बात करते हम लोग पॉल वेन के बारे में। तो भाई पॉल वेन ने अंडरटेकर के बारे में बात किया कि अंडरटेकर का स्ट्रिक जो ब्रॉक लेसनर मतलब बेसिकली तोड़े थे, आप सारे लोग को पता है। तो बेसिकली उस चीज का फुल क्रेडिट कभी ब्रॉक लेसनर को नहीं मिला, ऐसा पॉल वेन का कहना है। तो पता नहीं भाई इस चीज को लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी रहेगा, मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है सही डिसीजन था, बहुत सारे लोगों को लगता है गलत डिसीजन था। मैं इसके बारे में बीच में कहाँ स्टैंड करता हूँ मुझे खुद नहीं पता, पर मेरे ख्याल से सही डिसीजन था भाई। और ठीक है भाई, ब्रॉक लेसनर को क्रेडिट मिला कि नहीं मिला मैं क्या बात करूँ इसके बारे में। वैसे बाकी आज का वीडियो होता है, तो भाई मिलते हैं आपसे कल वाले वीडियो के अंदर। और हाँ, शाम को भी चैनल के ऊपर एक वीडियो देखने को मिलेगा। आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब गाइस।